सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रीतीश मौर्य है और मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभाग का शोध छात्र हूँ। आज मेरा विषय है पांडुलिपि का स्वरूप एवं वैविध्य, कि पांडुलिपियों का स्वरूप क्या है और कितनी विविधताओं में पांडुलिपियां हमारे को प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम हम सामान्य भाषा में जानेंगे पांडुलिपि होती क्या है। पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखे गए कोई दस्तावेज या कोई प्रतियां, उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपियां उन्हीं प्रतियों और दस्तावेजों को कहा जाता है जो कम से कम 70 से 80 वर्ष पूर्व की लिखी गई हों। पांडुलिपि के अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हम सर्वप्रथम पांडुलिपि की एटिमोलॉजी समझेंगे। शब्द का अर्थ क्या है पांडुलिपि? पांडुलिपि संस्कृत भाषा में दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पांडु, जिसका अर्थ होता है हल्का या पीले रंग का, प्लस में लिपि, लिपि का अर्थ होता है लेपना या लिखना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पीला या हल्के का अर्थ होता है जितनी भी पांडुलिपियां हैं सामान्यतः वह किसी पत्र पर, किसी छाल पर, किसी वृक्ष के पत्ते पर इस प्रकार लिखी जाती थी कि उनका जो स्वरूप होता था वो पीले प्रकार का या हल्का स्वर्णिम टाइप का होता था। सामान्यतः उससे इस अर्थ को लिया गया है। अंग्रेजी भाषा में पांडुलिपियों को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट जो है शब्द वो लैटिन भाषा के मैनस, जिसका अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्टस, जिसका अर्थ होता है लिखा गया। तो अर्थात इसका ये मतलब है कि हाथों से लिखी गई जो भी हमारे को दस्तावेज प्राचीन काल के प्राप्त होते हैं उन्हें पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि जो होती है, हम सामान्य अर्थ में ये जानेंगे कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष और सारे विश्व भर में जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, वो अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक और वैश्विक जितने भी जानकारी होती थी वो किसी न किसी माध्यम से लेखन के द्वारा दर्ज करते थे ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दे सके। पांडुलिपि के रचना के जो अंग होते हैं हम उनसे प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पांडुलिपियां जो लिखते थे वो कोई ऐसे ही दस्तावेज या लेखनी नहीं होती थी, उसकी ऑथेंटिकेशन हमें प्राप्त होती है यदि हम गरुड़ पुराण के श्लोक पर ध्यान दें। लेखक के बारे में गरुड़ पुराण में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है कि पांडुलिपि के जो भी लेखक लेखन थे वे मेधावी वाक्पटुः प्राज्ञ सत्यवादी जितेंद्रियः सर्वशास्त्र समालोकी हेषु साधु सा लेखका। इससे ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि पांडुलिपियों का निर्माण जिन भी व्यक्तियों ने किया वो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज थे, तो उनको हम प्रामाणिकता के आधार पर सत्य मान सकते हैं कि वो जो ज्ञान है जो हमारे को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ वो ऑथेंटिक ज्ञान है। आगे हम देखेंगे कि भौतिक सामग्री के आधार पर पांडुलिपियों के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से हमें उसकी विविधता प्राप्त होती है। तो भौतिक सामग्री के आधार पर हम जानेंगे लिप्यासन। लिप्यासन शब्द से हम जानेंगे लीपने का आसन, मतलब जिस वस्तु पर, विषय पर वो उकेरा जाता था, लेखन क्रिया की जाती थी, उसको लिप्यासन कहते हैं। तो लिप्यासन एक सामग्री होती थी पांडुलिपि को लिखने के लिए। वह कोई पत्र हो सकता था, वह कोई शिला हो सकती थी, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। इसके साथ स्याही, मसीह, किस प्रकार की स्याही या लेपन की जो वस्तु होती थी उसका प्रयोग होता था पांडुलिपियों को लिखने में, या किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता था शिलाओं पर पांडुलिपियों को उकेरने में। इसके बाद भौतिक सामग्री के अंतर्गत लेखनी। लेखनी का अर्थ होता है कि किस वस्तु के द्वारा उसका लेपन किया गया है। वह कोई कलम था, हुआ करता था, या कोई पंख, मोर पंख जैसे हम सामान्यतः समझते हैं, उससे इसका अर्थ लिया जाएगा। काष्ठ, जिसको कहेंगे पत्र, शिला या पट्टिकाएं, किस पर उसका लेखन हुआ है। ग्रंथि, भौतिकी रक्षण हेतु। ग्रंथि का अर्थ हम समझेंगे कि जब भी पांडुलिपियों का लेखन होता था, लेखन के पश्चात उसको इस प्रकार से आगे और पीछे से कवर किया जाता था ऐसी वस्तुओं से, ताकि पांडुलिपियों का जो मध्य भाग है जिसमें ज्ञान लेपा गया है वह सुरक्षित रह सके लंबे समय तक। उस कवर को, एक तरीके से कवर पेज को ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद आता है हरताल, त्रुटियों को मिटाने हेतु। जब भी पांडुलिपियों का लेखन या उनको उकेरा जाता था तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती थी, जिसे हम ग्रामेटिकली मिस्टेक या व्याकरण की त्रुटियां कह सकते हैं। उनको मिटाने के लिए हरताल का उपयोग किया जाता था। इसके साथ साथ संरक्षण सामग्री, पांडुलिपियों का निर्माण होने के पश्चात जो संरक्षण सामग्री होती थी उसमें विविध प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता था। उन रसायनों को
उन मिश्रित रसायनों को पांडुलिपियों पर लेपा जाता था ताकि वह कीट मकोड़े इत्यादि जो कीट मकोड़े हैं उनसे वह सुरक्षित रह सके, लंबे समय तक वह जीवित रह सके। इसके बाद आता है लिपि। लिपि जो होता है ये एक महत्वपूर्ण अंग है पांडुलिपियों का। पांडुलिपियां जो भी ज्ञान हमारे को पांडुलिपियों में प्राप्त होता है वह किसी ना किसी स्क्रिप्ट, किसी ना किसी लिपि में प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं आज सामान्यतः हम देखेंगे अंग्रेजी लिपि या फिर देवनागरी लिपि में हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार से लिपि तो हम सर्वप्रथम जानेंगे, ये मुख्य लिपियां हैं जिसमें हमें पांडुलिपियां प्राप्त होती है। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो लिपि है यह एक प्राचीन लिपि है जिसमें हमें बहुत सारी पांडुलिपियां प्राप्त होती है। इसके साथ साथ शारदा लिपि, नागरी लिपि, ग्रंथ लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि, खरोष्ट लिपि इत्यादि। इन मुख्य लिपियों में विविध प्रकार की पांडुलिपियां हमारे को प्राप्त होती है। इन लिपियों के अलावा भी बहुत सारी अन्य लिपियां हैं जिनकी जानकारी हम अगली कक्षा में लेंगे। पांडुलिपियों के प्रकार उपयोगिता की दृष्टि से। पांडुलिपियों के बारे में हम जानेंगे कि पांडुलिपियां जो ग्रंथ होते थे उनकी उपयोगिता की, यूजफुलनेस की दृष्टि से वो कितने प्रकार की, उनके वैविध्य कितने प्रकार का हो सकता है। तो एक जानेंगे हम राजकीय उपयोग और जानेंगे हम लौकिक उपयोग। तो राजकीय उपयोग के अंतर्गत हमें पांडुलिपियां प्राप्त होती है जो कई ग्रंथ रूप में लिखी गई है, कई राज्यादेश या शासन प्रणाली के जो आदेश होते हैं उसमें लिखी गई है, कई चिट्ठी पत्री और कार्यालय नथियां। कार्यालय नथियों से हम जानकारी लेंगे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पांडुलिपियां लिखी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उनके जो भी आदेश होते थे, जो भी लॉज होते थे वो इस प्रकार कार्यालय नथियों में लिखे जाते थे। वो भी राजकीय और लौकिक दोनों प्रकार की होती थी। इसके साथ साथ लौकिक जो हमारे को पांडुलिपियां प्राप्त होती है उनमें विविध प्रकार के ग्रंथ भी हमारे को प्राप्त होते हैं और अन्य पांडुलिपियां भी हमारे को प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ कार्यालय नथी में हम देखेंगे कि जो इस प्रकार से एक लॉ बुक के टाइप में इन नथियों को लिखा जाता था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में उन नियमों को अच्छे से लागू किया जा सके, रिटर्न फॉर्म में उसे दिया जा सके। राज्यादेश जो शासन होते थे वो इस प्रकार से आदेश के रूप में प्रसारित किए जाते थे और जो ग्रंथ होते थे वे विविध प्रकार के ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण इत्यादि जो ग्रंथ है वो इस प्रकार से गुत्थियों के, मतलब कि एक तरीके से बुक फॉर्म में हमारे को पांडुलिपियों में प्राप्त होते हैं। पांडुलिपियों के प्रकार लिप्यासन की दृष्टि से, जब भी हमने पांडुलिपियों के अंग के विषय में अभी जाना तो उसमें लिप्यासन के बारे में हमने चर्चा करी। लिप्यासन की दृष्टि से पांडुलिपियां कोमल लिप्यासन वाली पांडुलिपियां हमारे को प्राप्त होती है और एक कठोर लिप्यासन वाली पांडुलिपियां प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कोमल लिप्यासन वाली पांडुलिपियां कितने वैविध्य, कितने विविधता में हमें प्राप्त होती है। तो ये सारे टाइप्स हैं कोमल लिप्यासन वाली पांडुलिपियां। लिप्यासन का अर्थ हमने जाना कि वह आसन जिसपे लिपि का आसित किया गया, लिखा गया है, लेखन हुआ है। तो ताड़पत्रीय, भुर्जपत्रीय, अगरुपत्रीय, पट्टीय, वस्त्र निर्मित जो होती थी, चर्मपत्रीय और कागजीय, काष्ठीय, इतने प्रकार की, इससे भी अन्य प्रकार भी है लेकिन मुख्यतः इतने प्रकार के लिप्यासन की दृष्टि से हमें पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। ताड़पत्रीय जो होती है हम जानेंगे कि ताड़पत्र क्या होता है, भोजपत्र, भुर्जपत्र क्या होता है, वस्त्र पट्टियां क्या होती है, चर्म पत्रिकाएं क्या होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे हम देखेंगे कठोर लिप्यासन की दृष्टि से जो हमारे को पांडुलिपियां प्राप्त होती है आज वर्तमान काल में भी, वह इतने विविधता के अंतर्गत हमारे को प्राप्त होती है। कई पांडुलिपियां हमारे को पाषाणीय पांडुलिपियां प्राप्त होती है जो पाषाणों पर उकेरी गई है। कई मृणिम जो पांडुलिपियां है जो मिट्टी की एक प्रकार से शिलाएं बनाई जाती थी, ईंट टाइप की, उस पर उकेरी जाती थी। इसके बाद हम सीप और दांतिक पांडुलिपियों के बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे कि जो शंख होते थे, सीप होती थी, उस पर भी अनेकों पांडुलिपियों का लेखन कार्य हुआ है। और दांतिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि जो हमारे गज होते थे, हाथियों के दांतों पर भी अनेक प्रकार की पांडुलिपियों का लेखन हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं ताम्रपत्रीय। तांबे की धातु की एक तरीके से शिला या एक कहें तो एक पत्र बनाया जाता था, उस पर भी पांडुलिपियों का लेखन हुआ है। स्वर्ण पत्रीय पांडुलिपियां भी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ रजत पत्रीय और अन्य धातुएं, विविध प्रकार की मिश्रित और अन्य धातुओं पर भी पांडुलिपियों का लेखन कार्य हुआ है। अब हम जानेंगे इसको थोड़ा डेप्थ में ताड़पत्रीय पांडुलिपियों के बारे में। जो ताड़पत्र होता है ये ताड़ का एक वृक्ष होता है जिसके पत्तों को एक विशेष प्रकार से
विशेष प्रकार से निर्माण किया जाता है, विशेष प्रकार से उसको यूजफुल बनाया जाता है, जिस पर इस प्रकार से ताड़पत्र का लेखन होता है, ताड़पत्र पर पांडुलिपियों का लेखन हुआ है। आगे हम जानेंगे गौतम बुद्ध के उपदेश प्राचीन ताड़पत्रीय ग्रंथ के रूप में एशिया के तूफान में मिले हैं एवं 7वीं सदी का स्कंद पुराण नेपाल में प्राप्त हुआ है, जो ताड़पत्रीय रूप में हमारे को पांडुलिपि प्राप्त होती है। इसके बाद भुर्जपत्र, जिसे भोजपत्र भी कहते हैं, यह भोजपत्र का एक वृक्ष है। यहाँ जैसा कि हमने ताड़पत्र में जाना कि उसके पत्तों को विशेष प्रकार से मतलब कि यूजफुल बनाया जाता है, एक तरीके से उसका निर्माण किया जाता है ताकि उस पर लेखन कार्य हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, भोजपत्र का जो वृक्ष होता है उसकी जो छाल होती है, वृक्ष की टहनी की जो छाल होती है, उसको इस प्रकार से निकाला जाता है और उसको एक तरीके से कागज की जैसे वर्तमान समय में हम कागज देखते हैं, इस प्रकार से उसका निर्माण होता है और उसको इस प्रकार से उस पर लेखन किया जाता है विशेष प्रकार से। तो ये जो होती है भोजपत्रीय भुर्जपत्रीय पांडुलिपियां हमारे को देखने को मिलती है। इसके बारे में हम जानेंगे। भोजपत्र में विशेषतः चिट्ठियां लिखी जाती थी। प्राचीनतम भोजपत्र धम्मपद 2 से 3 ईस्वी का खारोष्टी लिपि में हमें प्राप्त होता है। आगे हम जानेंगे चर्मपत्रीय पांडुलिपियों के बारे में। सामान्यतः भारतवर्ष में और अन्य राज्यों देशों में भी, राष्ट्रों में भी चर्मपत्रियों का कम ही प्रचलन रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे राजस्थान के जैसलमेर में चर्मपत्रीय पांडुलिपियों का प्रचलन देखा गया है। सामान्यतः भारत में नहीं, केवल जैसलमेर के इसका चलन मिला है। रूस में पीटरसन के संग्रहालय में काशगार से प्राप्त कुछ चर्मपत्र मिले हैं जिन पर भारतीय लिपि में लिखा हुआ है। तो चर्मपत्र के अंतर्गत हम जानेंगे जैसे विशेष प्रकार के जीव जंतु होते थे, जैसे भेड़, बकरियां इत्यादि, उनके चर्म को विशेष प्रकार से उनका निर्माण होता था, जिसको लिप्यासन की जैसे मतलब उपयोग में लाया गया पांडुलिपियों का निर्माण करने के लिए। इसके बाद हम जानेंगे वस्त्र पट्टिका के बारे में। इस प्रकार से एक विशेष वस्त्र, कॉटन वस्त्र होता था सामान्यतः, वह जो हमारे को हमारे खेती से या कह लीजिए रुई या फिर जो कॉटन होता है उससे हमारे को बनाया एक वस्त्र होता था। उस पर विशेष प्रकार की इंक, उस जमाने में जैसे रजत एक लिक्विड फॉर्म होता था या फिर कई पुष्पों का रस लिया जाता था, उसकी स्याही के रूप में उस पर लेखन किया जाता था। तो इस प्रकार से वस्त्र पट्टिका पांडुलिपियां भी हमारे को देखने को मिलती है। 1313, 51 एंड 52 जो है उदय सिंह की टीका धर्म विधि नामक एक 13 पन्नों का ग्रंथ है, जो जैन पुस्तकालय अनहिलवाड़ा में प्राप्त होता है हमें वस्त्र पट्टिका पांडुलिपि के स्वरूप में। इसके बाद पाषाणीय लेख। पाषाणीय लेख के अंतर्गत हम जानेंगे कि शिलालेख। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े पत्थर होते थे चट्टानों के, उनको तोड़ा जाता था, उनको समतलीकरण किया जाता था और उनका शिला निर्माण होता था शिला के रूप में, और उस पर भी अन्य प्रकार के लोहे के, तांबे के, इस प्रकार के जो उपकरण होते थे उस पर ठोक पीट करके पांडुलिपियों को लिप्यासन की दृष्टि से मतलब कि उसको उकेरा जाता था, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार के चट्टानों पर भी अनेक प्रकार के हमारे को लेख प्राप्त होते हैं पांडुलिपि के फॉर्म में। इसके साथ हम देखेंगे स्तंभ्य पांडुलिपियां भी हमारे को प्राप्त होती है, और आज भी वर्तमान काल में भी अनेकों प्राचीन ऐसे मंदिर है, प्राचीन ऐसे संग्रहालय हैं जहाँ पे स्तंभ के रूप में हमारे को लिपे हुए प्राचीन काल के लेख मिलते हैं, जिन्हें हम स्तंभ्य पांडुलिपि के अंतर्गत समझ सकते हैं। स्तंभ्य पांडुलिपि के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के उनके वैविध्य होते हैं, उनकी वैरायटी हमारे को मिलती है, जैसे शिला स्तंभ के स्वरूप में, ध्वज स्तंभ के स्वरूप में, जय स्तंभ के स्वरूप में, कीर्ति स्तंभ, वीर स्तंभ, सती स्तंभ, धर स्तंभ और स्मृति स्तंभ के रूप में भी हमारे को अन्य शिलालेख या लेख मिलते हैं। इसके साथ अनेकों प्राचीन मंदिरों में, पहाड़ों पर हमारे को मूर्ति के रूप में भी अनेक लेख मिलते हैं। जैसा कि हमने लिपि के बारे में बात करी, तो एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। लिपि का अर्थ केवल हमारे को जो पांडुलिपियों में अक्षरशः चीजों का प्राप्त होना ही नहीं, लिपियों के अंतर्गत ऐसी भी विधाएं होती थी जिससे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को उस ज्ञान को आगे
पहुंचाया, जैसा कि भाव लिपि के थ्रू या चित्र लिपि के थ्रू। तो ये जो एक एग्जाम्पल है मूर्ति पांडुलिपि का अंतर्गत जो हमने लिया, एक तरीके से चित्र लिपि का हम एक माध्यम समझ सकते हैं या भाव लिपि का। पांडुलिपियों के प्रकार हमने जो अभी तक बात करी उसको एक समअप हम करें। पांडुलिपियों के प्रकार हम स्थान के आधार पर भी ले सकते हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि, यह मुख्यतः उत्तरी भारत में हमारे को ब्राह्मी लिपि के पांडुलिपियां प्राप्त होती है। ग्रंथ लिपि दक्षिणी भारत, शारदा लिपि कश्मीरी क्षेत्र और नेवारी लिपि नेपाल क्षेत्र में हमारे को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कालावधि के आधार पर भी हम पांडुलिपियों की विविधता वैरायटीज को समझ सकते हैं। ब्राह्मी लिपि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमारे को प्राप्त होती है। ग्रंथ लिपि 5वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य, शारदा लिपि 8वीं से 12वीं शताब्दी ईसा के मध्य, नेवारी लिपि 10वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हमारे को प्राप्त होती है। इसके साथ जैसा कि हमने पूर्व में भी जानकारी, लेखन पत्र के आधार पर भी पांडुलिपियों का वैविध्य हमारे को प्राप्त होता है, जिसमें हमने चर्चा की ताड़पत्रीय पांडुलिपि, भोजपत्रीय पांडुलिपि, शिला पत्रीय शिला लेखीय पांडुलिपि और अन्य इस प्रकार की। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।